अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं सायरा नाज के नावल मेरी दहलीज़ पे इश्क के साथ। यकीनन इसकी दूसरी एपिसोड का आप भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते और बढ़ते हैं नावल की दूसरी किस्त की जानिब। लेकिन इससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। मेरी दहलीज़ पे इश्क किस्त नंबर 2। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त, तो मुसीबत में अजब याद आया। दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा वादाए शब याद आया। तेरा भूला हुआ पैमाने वफ़ा, मर रहेंगे अगर अब याद आया। फिर कई लोग नज़र से गुज़रे, फिर कोई शहर तरब याद आया। हाल दिल हम भी सुनाते, लेकिन जब वो रुखसत हुआ तब याद आया। बैठ कर सायाए गुल में नासिर, हम बहुत रोए जब याद आया। अब तुम एक बार और हंसे तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, नैनतारा ने अपने सामने बैठे अरबित को देखते तपे हुए लहजे में कहा था। जवाबन अरबित ने उसकी हालत से हिज उठाते हुए एक और कहकहा लगाया था। ओके ओके, सॉरी, नो मोर हंसी, तुम बैठ जाओ। उसे गुस्से से अपनी चीज़ों समेत खड़े होते देख अरबित ने हाथ उठाकर हथियार डाले थे। ये आखिरी बार था, जताते हुए लहजे में कहकर वो धप से वापस सामने वाली कुर्सी पर विराजमान हो गई। मैं तो बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिग बी के बारे में सब जानते हुए भी तुम हर बार इनसे उलझने की गलती क्यों करती हो। अरबित ने उसके वापस बैठने पर सुख का सांस भरते संजीदगी से अपनी बात कही थी। तुम सब जानते हुए भी ये पूछ रहे हो कि? नैनतारा ने भी उसी के अंदाज में पूछा था। बड़ी गलत जगह दिल लगाया तुमने डियर फ्रेंड, अरबित ने पाँव पिसार कर कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते तबसरा किया। जानते हो कि अगर मुझे पापा के दोस्त का ख्याल ना होता तो मैं अब तक तुम्हारा दारे अदम का टिकट काट चुकी होती। नैनतारा ने उसके तजज़िये पर सुलग कर कहा। एक बात तो बताओ, तुम मुझे बिग बी की गैर मौजूदगी में एक कहकर अपनी कौन सी हिस्स की तस्कीन करती हो? देखो, मैं तुम्हारी सेकंड चॉइस बनने में हरगिज़ भी दिलचस्पी नहीं रखता, अरबित ने एक बार फिर गैर संजीदगी से गोया हुआ था। नैनतारा ने खजालत से अपने हाथ में गोल करके पकड़े हुए कागजात पूरे ज़ोर से उसकी तरफ फेंके थे। यानी कि अभी तक सहाफ़त का भूत उतरा नहीं तुम्हारे सर से। जानती भी हो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है तुम्हारे लिए, और वो भी इस सूरत में जब कोई नहीं जानता कि तुम इसहाक अब्बासी की बेटी और अफनान अब्बासी की बहन हो। जाने अंकल और अफनान ने क्यों तुम्हें इतनी खुली छूट दे रखी है। अब अपनी पहचान छुपाकर सहाफ़त में नाम बनाने की ये पुख पता नहीं कहाँ से आज समाई है तुम्हारे दिमाग में। अरबित ने कागजात का पलंदा बर वक्त अपने हाथों में लेते इन पर एक सरसरी सी निगाह दोहराई थी, मगर अगले ही पल वो सीधा हो बैठा था। इन कागजात पर लिखा मवाद हरगिज़ भी नज़रअंदाज किए जाने के काबिल नहीं था। वो अब कागजात पलटते हुए तेज़ रफ्तारी से बोलता जा रहा था। नैनतारा दिल ही दिल में करह कर रह गई। इधर दो मेरी रिपोर्ट। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं अपने बल पर सहाफ़त में एक नाम बनाना चाहती हूँ और इसके लिए मेरी शनाख्त का मख्फी रहना ही बेहतर है। नैनतारा की भी अपनी ही मंतिक थी। नैन, तुम ये काम अपना पब्लिशिंग हाउस खोलकर भी अच्छे से कर सकती हो, इससे कम अज़ कम तुम महफूज तो रहोगी ना। अरबित जला ही तो उठा था। एक नाम और नसब कभी भी हमारी हिफाजत की ज़मानत नहीं होते। मेरी किस्मत में लिखी हुई कोई भी तकलीफ़ ये सोचकर रास्ता नहीं बदलेगी कि ये तो इसहाक अब्बासी की बेटी है, बल्कि जो होना है वो होकर रहेगा, फिर चाहे मैं किसी बड़े शख्स की बेटी हूँ या किसी छाबरी वाले की। नैनतारा ने इसकी बात चुटकियों में उड़ाई थी। अरबित ने एक तेज़ घूरी से नवाजा था। नैन, तुम समझती क्यों नहीं? तुम्हारी पहचान जाने के बाद कोई भी मुखालिफ तुम पर वार करने से पहले एक बार तो सोचेगा ही।
तुम्हारी ये रिपोर्ट उसमें एक ऐसी चिंगारी साबित होगी जो आग बनते ही इन भेड़ियों के साथ तुम्हें भी अपनी लपेट में ले सकती है। तुम अपना नहीं तो कम से कम खुद से जुड़े अफराद का ही कुछ ख्याल कर लो। अरबिज ने हमेशा की तरह इस बार भी उसे कायल करने की भरपूर कोशिश की। हाँ, ये अलग बात थी कि वो कभी भी कामयाब ना हुआ था। अरबिज, मैंने कहीं पढ़ा था कि औरत किसी भी तबके की हो, खुद से जुड़े रिश्तों को लेकर बहुत हसास होती है। वो इनसे लड़ती है, झगड़ती है, इन्हें अपने होने का एहसास दिलाती है, मगर किसी दूसरे को ये इजाज़त नहीं देती कि वो इन्हें एक ज़रा सी खरोच भी लगा सके। तुम्हारी बात शायद दुरुस्त हो कि अपनी पहचान जाहिर करके मैं महफूज हो जाऊंगी, मगर जानते हो मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि फिर मेरे सर पर मंडलाते खदशात अपना रूप बदल कर वाज़ेह ख़तरात की सूरत में मेरे घर वालों के सरों पर नाचने लगेंगे, और मुझे ये हरगिज़ मंजूर नहीं। वैसे भी इस रिपोर्ट को शाया करवाने के लिए अभी तो मुझे अपने रिसाले के मुदय्यर की मिन्नत भी करनी है। नयनतारा ने संजीदगी से कहते आखिर में अपने लहजे में बेचारगी समोई थी। तुम्हें ही शौक है ना, तो फिर करो अब मिन्नतें, मैं क्या कर सकता हूँ। अरबिज ने उसकी बात पर जलकर कहा था, जबकि दिल ही दिल में इसकी बात से इत्तेफाक करता वो हिसाब किताब में मसरूफ़ था कि इसे किस तरह इस मवाद को मंजरेआम पर आने से रोकना था कि वो इसके मुज़र असरात से अच्छे से वाकिफ़ था। तुम कुछ ना करो, बल्कि मुझे ये बताओ कि असीर को असल वीडियो कहाँ से मिली और इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ वीडियो दिखाने के बाद किसी को ज़िम्मेदार क्यों ना ही नामजद किया। नयनतारा अब असल मौजू की तरफ लौटी थी, जिसकी वजह से उसने अरबिज को मिलने के लिए बुलाया था। मैं कैसे मान लूँ नैन कि मुझसे सच्चाई जानने के बाद तुम अपनी किसी अगली रिपोर्ट में इस किस्से का जिक्र नहीं करोगी। अरबिज इसे हकीकत बताने में मुतामिल नज़र आ रहा था कि वो इसकी तबीयत से अच्छे से आगाह था। तुम मुझे बता रहे हो कि नहीं? नयनतारा ने धमकी अमेज़ लहजा अपनाया था। नहीं, क्योंकि मुझे रिपोर्टर्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो कब किसको अपने निशाने पर ले आएँ ये पता करना भी मुश्किल है। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, और तुम्हें सच बताने का मतलब है बिग बी के हाथों अपनी ज़िंदगी गंवाना। सो मुझे तुम माफ़ ही रखो। इतना ही शौक है जानने का तो बिग बी से खुद ही पूछ लो। अरबिज ने कंधे उचकाकर उसे हरी झंडी दिखाई थी। दे ही न दे कहीं तुम्हारा भाई मुझे वो मालूमात। इस बार कुड़ने की बारी नयनतारा की थी। इसके तीखे अंदाज पर अरबिज ने इस बार दिल खोलकर हंसा था। नयनतारा गुस्से में जलती भुनती अपनी चीज़ें समेट कर पाँव पटकते वहाँ से चली गई थी, और अरबिज ने भी इस बार उसे न रोका था। हेलो जिब्रान, एक काम था तुमसे। उसके जाते ही वो फ़ोन पर किसी को कॉल मिला रहा था। उसे नयनतारा को महफूज ही रखना था। एक तरफ तेरे हुस्न की हैरत, एक तरफ दुनिया, और दुनिया में देर तक ठहरा नहीं जा सकता। अलीहा तैयार होकर कमरे से निकली ही थी कि अपने पीछे से उभरती आवाज़ पर इसके कदम जंजीर हुए थे। उसने बमुश्किल खुद को बेसाख्ता मुड़ने से बाज रखा था कि वो पीछे देखे बगैर भी मुखातिब से बाखूबी आगाह थी। एक लम्हे को रुककर वो फिर से आगे बढ़ने को थी। एक हकीकत सही फिरदौस में हूरों का वजूद। हुस्ने इंसान से निमट लूँ तो वहाँ तक देखूँ। इस बार अलीहा ने गर्दन ज़रा सी तिरछी करके एक तनबीही निगाह इस पर डाली थी। जवाबन वो धीरे से मुस्कुरा दिया था। आ गया जिस रोज़ अपने दिल को समझाना मुझे, आपकी ये बेरुखी किस काम की रह जाएगी। उसके एक बार फिर से आगे बढ़ जाने पर अजहर ने एक बार फिर बेसाख्ता शेर कहा था। अलीहा अब के पूरा घूमकर उसकी जाने मुतवज्जा हो चुकी थी। कितनी दिलकश है लापरवाही उसकी, मेरी सारी मोहब्बत फजूल हो जैसे। अलीहा ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि अजहर ने एक और शेर पढ़कर सुनाया था। अलीहा को अपने रुखसार दहकते हुए महसूस हुए थे। उसने एक तायराना निगाह अपने तरफ में दोहराई थी, मगर सारी राहदारी सुनसान पड़ी थी। अलीहा ने शुक्र अदा किया था कि इस वक्त यहाँ कोई और मौजूद न था। मैं जो बात अपने घर में भी सुनना पसंद नहीं करती, आप वो किसी और के घर में यूँ सरे राह कैसे दोहरा सकते हैं। अलीहा ने अपने लहजे की नागवारी छुपाने की ज़रूरत बिल्कुल भी महसूस ना की थी। अजहर के निडर अंदाज पर उसकी सारी खुश अखलाक़ी हवा हुई थी। वो लोग इस वक्त लाहौर अपनी फूफो के घर मौजूद थे, और आज अजहर की मेहंदी थी। सब्ज़ो पीले इम्तिजाज की सादा से लहंगा चोली पर धानी रंग का शीशों वाला दुपट्टा एक कंधे पर डाले, लंबे बालों के बीच से मांग निकाल कर ढीली सी चुटिया में बांधे, सिंगार के नाम पर
ہلکے گلابی رنگ سے اپنے ہونٹوں کو سجائے۔ عالیہ اس سادگی میں بھی اظہر کے دل پر عجیب طرح سے اثر انداز ہوئی تھی کہ وہ جگہ کا لحاظ کیے بنا ہی ایک بار پھر اپنے جذبات کا اظہار کر گیا تھا۔ انتہائی حسین لگتا ہے جب وہ کرتا ہے روٹ کر باتیں۔ عالیہ کے چہرے کے تنے نقوش بھی اس کی بے خودی کی راہ میں حائل نہ ہوئے تھے۔ اس کے ایک بار پھر شعر پڑھنے پر عالیہ کا دماغ جل اٹھا تھا۔ اپنی نہیں تو کچھ میری ہی عزت کا خیال کر لیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کی یہ بے باک روش میری راہ میں کیسے کیسے روڑے اٹکائے گی۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے بڑھتے قدموں کو یہیں روک لیں۔ عالیہ کے لہجے میں ایک التجا سی در آئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتی سرکشی پر کام سی گئی تھی۔ وہ دونوں اس دن کے بعد سے آج یوں ایک دوسرے کے مقابل آئے تھے اور اظہر کے تیور اسے الجھا گئے تھے۔ کچھ لوگ تو خلاف ہوں، حاسد کوئی تو ہو، کیا لطف سیدھی سادی محبت میں آئے گا۔ اظہر کا یہ شعر آخری حد تک ثابت ہوا تھا اور پلکوں پہ ٹکے کچھ موتی اس کے رخساروں تھے پھسل پڑے تھے۔ اس کی آنکھ میں آنسو دیکھتے اظہر کی ساری شوخی ہوا ہوئی تھی۔ عالیہ آنکھیں مسلتی مڑی تو اظہر بھاگ کر اس کے سامنے آیا۔ سوری یار، میں مزاح کر رہا تھا، تم رو مت پلیز، اظہر نے منت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس کا راستہ روکا۔ اتنے بیہودہ مذاق کے بعد آپ میرے سامنے ٹک بھی کیسے سکتے ہیں؟ ہر بات مذاق نہیں ہوتی جناب اظہر عمران صاحب۔ سوچیں ذرا، اگر ابھی اتفاقیہ طور پر کوئی اس راہداری میں نکل آئے تو کیا عزت رہ جائے گی میری کسی کی نظروں میں؟ آپ مرد ہیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، مگر میرے کردار کی دھجیاں بکھیر دی جائیں گی اور آپ کہتے ہیں کہ مذاق ہے یہ سب؟ بھلے سے آپ مذاق سے کسی کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ عالیہ تو پھٹی پڑی تھی۔ اس کے منہ میں جو آیا اس نے بنا لگی لپٹی کے کہہ دیا۔ اظہر کو لینے کے دینے پڑے ہوئے تھے۔ آرام سے عالیہ، پرسکون ہو جاؤ، بالکل مجھے معاف کر دو پلیز، تم بس خاموش ہو جاؤ، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، کوئی تمہارے کردار پر انگلی نہیں اٹھائے گا، میری محبت پر یقین تو کر کے دیکھو۔ اظہر نے پشیمانی سے کہتے اس کے مسلسل بہتے آنسوؤں پر بند باندھنے کی ایک ادنا سی کوشش کی تھی، مگر اپنے چہرے کی طرف بڑھتا اس کا ہاتھ عالیہ نے بیچ میں ہی جھٹک دیا۔ اظہر، محبت کی چاہ ہر کسی کو ہوتی ہے اور چاہے جانے کا احساس بھی بہت دل فریب ہے، مگر میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج پھر سے کہتی ہوں کہ مجھے کوئی بھی امید دلانے سے پہلے ایک بار تائی جان سے بات کر لیں۔ میں اس اذیت بھری محبت کی چاہ میں اپنی نیک نامی داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ عالیہ نے گالوں پر اٹک جانے والے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کی نوک سے صاف کرتے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ اظہر کے لب سختی سے آپس میں بھنچے تھے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ماں جی اس بات سے انکار ہی کر دیں گی، جبکہ مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات ٹال ہی نہیں سکتی؟ سو میں بھی ایک بار پھر کہتا ہوں کہ تم انہیں بیچ میں لائے بنا صرف اپنی اور میری بات کرو۔ اظہر نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی بات کہی تھی۔ مجھے صرف ایسا لگتا نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہی سچ ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی اور آپ کی کوئی بھی بات نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کا یقین جلد ہی ٹوٹنے والا ہے۔ عالیہ نے بھی اسی کے انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے جواب دیا تھا کہ اسے کسی صورت کمزور نہیں پڑنا تھا۔ وہ اپنی عمر کے اس دور میں تھی جب نوخیز چاہت کی کومپلیں سب کو ہی بھلی محسوس ہوتی تھیں۔ اسے یہ بھی احساس ایک تراوٹ سے بخشتا تھا کہ کوئی اس کی چاہت کا طلبگار ہے، مگر اس نے عمر کا اوائل حصہ ایک ایسے ماحول میں گزارا تھا جہاں بات بے بات تند و تشنیع کے تیر چلائے جاتے تھے۔ سو وہ کیوں کر اظہر کے بڑھتے قدموں کا ساتھ دے سکتی تھی؟ اسے خود پر روک لگانی ہی تھی۔ بالفرض میں تمہاری بات مان بھی لوں تو بھی میں انہیں منا کر ہی دم لوں گا۔ سو اب تم اپنی بات کرو، کیا تمہیں میرا ساتھ منظور ہے؟ اظہر کا لہجہ پر یقین تھا، مگر عالیہ میں اس کی حوصلہ افزائی کا یارانہ تھا۔ رشتے جب پیروں کی زنجیر بنتے ہیں تو پھر انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ سو میں اب بھی کہوں گی کہ مجھے کوئی امید نہ دلائیں، کیونکہ جو میں دیکھ سکتی ہوں وہ آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آئے گا۔ بس اتنا جان لے کہ مجھے اس راہ پر خار پہ نہیں چلنا جس کا اختتام فقط رسوائی ہو۔ سو اب میرے راستے میں مت آئیے گا۔ عالیہ اپنی بات کہہ کر رکی نہیں تھی، بلکہ اس کے ایک جانب سے نکل کر باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کی تقلید میں بڑھتے قدم بڑھاتا اظہر بھی آنے والے وقت سے انجان، دل ہی دل میں شادی کے ختم ہوتے ہی سکینہ سے بات کرنے کا مصمم ارادہ باندھ چکا تھا۔ یہ عافیہ جانے کیسے
लोगों में बेटा ब्याह दिया है, ऐसी बेराह रवि हमारे ख़ानदान में तो कभी न थी। ज़रीना ने स्टेज पर नाचते लड़के लड़कियों की तरफ देखते तासुब से कहा था। आज लाहौर के एक मारूफ व मशहूर होटल के बैंक्वेट हॉल में अज़हर का वलीमा था और वो लोग पिछले 3 दिन से आफिया के घर वालों के बदलते रंग रंग पर ही दंग रह गए थे। इनके घर में मखलूत तकारीब को मुनासिब न समझा जाता था, मगर यहाँ न सिर्फ तकारीब मखलूत थी बल्कि तमाम मर्द-ओ-ज़न अपने जिन्स और उम्र का फ़र्क बुलाए तीनों दिन ऐसे ही नाचते रहे थे। न सिर्फ बल्कि आज की तकरीब में मौजूद ख़वातीन का लिबास इन्हें हौलाई दे रहा था, तो मर्द-ओ-ज़न का जिन्स की कैद से परे आज़ादाना मेल जोल ही उनकी तबीयत मुक़द्दर कर गया था। बस क्या कह सकते हैं, ज़माने का चलन ही बदल गया है। आफिया की भी मत ही मारी गई है। जो लड़का इतने बड़े घर में ब्याह दिया और तो और कल बड़े फ़ख्र से बता रही थी कि शादी के बाद अज़हर ससुराल की तरफ से शादी के तोहफे के तौर पर मिलेंगे घर में रहेगा। सुना है लड़की किसी टीवी चैनल पर काम करती है। इरफान सदीकी ने भी इनकी हाँ में हाँ मिलाते ज़रीना की मालूमात में इजाफा किया था। ज़रीना ने गहरा सांस भरते एक गायराना निगाह पूरे हॉल में दोहराई थी। उनकी मतलाशी नज़रें अलीहा की तलाश में सरगर्दा थी, जिसे कुछ देर पहले ही बाकी कज़न यहाँ से उठा के ले गई थी। इरफान मियाँ, वक्त के साथ साथ इंसान बदलता ही रहता है और ज़माने के साथ चलने में कोई कबाहत भी नहीं है। अब आफिया के 12 मरले घर में इतने बड़े बाप की बेटी कैसे रह सकती थी, जहाँ पहले से ही 2 ख़ानदान आबाद हैं। उन्होंने तो अपनी औलाद का भला ही सोचना है ना। ज़रीना ने फहमाइशी नज़रों से इन दोनों को देखते इनसे इख्तलाफ राय की थी। दुरुस्त फरमाया आपने भाभी जान के वालिदैन हमेशा अपनी औलाद का भला ही चाहते हैं, मगर इंसान बच्चों को ब्याहने के वक्त अगले का रहन सहन तो देखता ही है ना। इरफान सदीकी ने एक बार फिर इन्हें कायल करना चाहा था। ज़रीना के चेहरे पर भी बेचैनी सी फैली थी कि वो भी अपने शोहर की ही हम ख्याल थी। रहन सहन की भी क्या खूब कही तुमने मियाँ। सारी ज़िंदगी कस्बे के एक छोटे से घर में गुजार कर तुम्हें हालात की जिद्दत का अंदाज़ा भी क्यों कर हो सकता है। कभी मेरे अज़हर से सुनना शहर के किस्से, तो तुम्हें भी कुछ पता चले। सकीना ने एक बार फिर इन्हें टोक दिया। अज़हर की शहर में नौकरी लगने के बाद से ही इरफान सदीकी भावच के रवैये में वाज़ेह तब्दीली महसूस कर रहे थे, मगर आज इनका जताता अंदाज इनके अंदर ख़तरे की घंटी बजा गया था। वो जवाब में इन्हें कुछ न कह पाए थे। इन्हें पल भर में एक ही अनदेखी बेचैनी ने आन घेरा था। उनकी बेताब निगाहें अलीहा की तलाश में दौड़ी थीं। वो इन्हें कुछ दूर ही स्टेज के पास अलग थलग सी खड़ी नजर आई थी। राफ़ी और शाफ़ी शायद उसे ऊपर बुला रही थी, मगर इसका नफ़ी में हिलता सर इन्हें इसके गुर्रे से आगाह कर गया था। इससे होती इरफान सिद्दीकी की नज़रों ने अज़हर को खोजा था और वो इन्हें स्टेज पर दुल्हा दुल्हन को अपने नड़गे में लेकर रक़्स करते कज़न के जत्थे के बीच नज़र आ गया था। वो ख़ुद भी इन सब के साथ महवे रक़्स था। इरफान सदीकी जांचती नज़रों से उसे देखने लगे थे। वो समझने से कासिर थे कि इसका अपनी माँ बहनों को शहर के किस्से सुनाना एक मामूल बात थी या फिर वो इन्हें मरोब करना चाहता था। वो जो भी था, मगर आज पहली बार इनका जहन अज़हर को लेकर उलझा था। इसी अधीरबन में वो उठकर अपने कुछ कराबतदारों की तरफ बढ़ गए थे, जबकि अलीहा भी ज़रीना को बताती बाहर की तरफ बढ़ गई थी। क्या मैं आपका नाम जानने की जसारत कर सकता हूँ? अलीहा अंदर के मसनूई रंगों से उकताकर हाथ से निकलती बाहर लॉन में एक जानिब बनी मसनूई आबशार के किनारे तिरछे रुख आन बैठी थी। आबशार के गिरते पानी के नीचे तह में लगी मसनूई बत्तियों से निकलती रोशनियाँ पानी से निकलकर मुनक्किस होती अलीहा के चेहरे पर यूँ पड़ रही थी कि गोया इसके चेहरे से किरणें फूट रही हों। वो अपने ख़यालात में इस कदर महव थी कि अपनी पुश्त से उभरती भारी मर्दाना आवाज़ पर वो उछल पड़ी थी। आबशार के पानी से फूटती रोशनी किसी ज़ूफ़िशां के मानिंद उसकी अतराफ से निकलती महसूस हो रही थी। उसने खड़े होते हुए एक तीखी निगाह नौवारिद पर डालते वहाँ से चले जाना चाहा था, जब वह शख्स उसके सामने आया। ये होटल का एक कदरे सुनसान गोशा था सो इस वक्त इधर अक्का दुक्का लोग ही मौजूद थे, मगर वो भी इनकी तरफ मुतवज्जा न थे। इनसे कुछ फासले पर कुछ लोग चहलकदमी कर रहे थे, मगर अलीहा चाहती थी कि कोई भी इसकी तरफ ध्यान ही न दे। अलीहा का दिल नाखुशगवार अंदाज में धड़का था, मगर वो दिल करा करके अपनी जगह मौजूद थी। आप इस आबशार के सामने इस कदर महवियत से बैठी थी कि मुझे आप पर एक पल के लिए किसी मुजस्मे का गुमान हुआ, मगर जब आपने अपनी उंगली की जुम्बिश से अपने बालों को संवारा तो मुझे कुदरत की इस कदर मुकम्मल सनाई पर ऐसा रश्क आया कि मैं खुद को आप तक आने से रोक नहीं पाया।
अलीहा ने होनकपन से इस शख्स की बेसरोपा बातें सुनी थीं, जो जाने क्या कुछ कहे चला जा रहा था। उसे एक घुड़ी से नवाजते अलीहा ने खामोशी से अपने कदम आगे बढ़ाना चाहे थे। इंसान में नज़ाकत ना हो तो हुस्न भी किसी काम का नहीं रहता। ये अच्छा लगा ये देख कर कि आप हसीन होने के साथ साथ नज़ाकत भरी तमाम तर अदाओं से भी लैस हैं। पैरों को छूती स्याह रंग की शिफॉन की सादा सी मैक्सी, जिसके बाजुओं पर सुनहरे धागों का काम किया गया था, ज़ेबे तन किए लंबे घने स्याह बालों को कैचर लगाकर पुश्त पर बिखराए मेकअप से मबरा चेहरे वाली अलीहा इस वक्त वाकई किसी मुसव्विर का शाहकार दिखती थी, और मुसव्विर भी ऐसा जिसकी तख्लीक में कोई झोल नहीं होता। हुस्न वालों को तो खिराज तहसीन पेश किया जाना भी कभी भी बुरा नहीं लगता, तो फिर आप बिना तारीफ और तारीफ के ही जा रही हैं। इसकी बातों पर अलीहा की कनपटियाँ सुलगी थीं। उस सरफिरे शख्स को कोई भी जवाब दिए बिना अलीहा ने दोबारा से आगे बढ़ जाना चाहा था, मगर वो इस बार भी ऐसा न कर पाई। देखे जनाब, आप जो कोई भी हैं, मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं, और ना ही मुझे किसी अजनबी से अपनी शान में कोई कसीदा सुनना है। सो आप अपना ये ठरकपन किसी और जगह पर जाकर आजमाइए। तीन कर कहते वो मुकाबिल को कह कहा लगाने पर मजबूर कर गई थी। अलीहा के तो सर पर लगी तलवों में बुझी थी। मैंने आपको कोई लतीफ़ा नहीं सुनाया जो आप यूं हंस रहे हैं। अब आप दोबारा मेरे रास्ते में आए तो मैं बिल्कुल भी आपका लिहाज नहीं करूँगी। हटें पीछे। अलीहा ने इस बार कदरे दृष्टि से कहते इससे रास्ता मांगा था, मगर मुकाबिल भी रज के ढीठ था, जो लसूरे की तरह लेस ही हुआ जा रहा था। दूसरों की तवज्जो खींचने का एक बेहतरीन हथियार बेनियाज़ी भी है। खैर, न चीज़ को अब्बास अफंदी कहते हैं। मैं एक छोटा सा प्रोड्यूसर हूँ। मेरी अपनी एक एड एजेंसी है, और मुझे आपको टीवी पर मुतारिफ करवा कर बेहद खुशी होगी। आप ही मेरा कार्ड रख लें। अलीहा, जो कि अब तक निगाहें झुकाकर बात कर रही थी, इसने आंखें उठाकर मुकाबिल की आंखों में गाड़ी थीं। सामने खड़े शख्स की बेबाक नज़रें इसे अपने वजूद में उतरती महसूस हुई थी, मगर इस वक्त वो सिर्फ इस शख्स का दिमाग दुरुस्त करने का इरादा रखती थी, जो बिलावजह ही इसके गले पर रहा था। इसके हाथ में पकड़ा कार्ड झपट कर थामते अलीहा ने बिना देखे इसे पुर्दों में बांधकर हवा में उड़ाया था। अब्बास अफंदी लम्हा भर को इसकी जुर्रत पर साकित हुआ था। मिस्टर, आप अफंदी हैं या शकरकंदी? मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, और ना ही मुझे कहीं भी मुतारिफ होने का कोई शौक़ है। आपके लिए बेहतर है कि चुपचाप यहाँ से चले जाएं, वगरना प्रोड्यूसर साहब की सारी शौकी मैं अपनी चप्पल से हवा में उड़ा दूंगी, और कोई माइकलाल मुझे रोक नहीं पाएगा। एक और बार मुझे रोक कर देखें तो आप मेरे अंदर छुपे और भी बहुत से जोहरों से वाकिफ़ हो जाएंगे। अलीहा ने इसकी आंखों में देखते एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया था। उसके लहजे का सर्दपन एक पल के लिए मुकाबिल की बोलती भी बंद करवा गया था। वो सर झटक कर हाल की तरफ बढ़ी थी। जब अपनी कलाई इस शख्स की गिरफ्त में महसूस करते, उसके अंदर इश्तिआल की एक लहर सी उठी थी। तुम हो क्या चीज़? अब्बास अफंदी से उलझने का मतलब जानती हो तुम? उसे एक झटके से अपनी तरफ मोड़ते अब्बास ने सुलगते लहजे में कहा था, मगर अलीहा तो कुछ सुन ही ना रही थी। इसे तो बस अपनी कलाई किसी अनदेखी आग में झुलसती महसूस हो रही थी। अलीहा ने नतीजे की परवाह किए बिना अपने दूसरे हाथ का मुक्का बनाकर पूरे जोर से उसके मुंह पर दे मारा था। उसकी उंगली में मौजूद अंगूठी अब्बास अफंदी के नाक पर एक लकीर सी बना गई थी। अलीहा के हाथ पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी तो उसने एक झटके से खुद को आज़ाद करवाया था। वो शख्स तैश में उसकी जानिब बढ़ रहा था, मगर इसी वक्त दो अतराफ से मुख्तलिफ लोग निकल कर इनकी जानिब आए थे। अलीहा की तलाश में अयाज़ा ने इसे कंधों से थामा था, जो अब्बास अफंदी के जारहाना तेवरों पर हिसासी हुई थी, जबकि दूसरी जानिब इसे फ़ोन सुनकर पलटते असीर दुरानी ने भी खिलाफ याद लपक कर अब्बास अफंदी को काबू किया था। इसने इनकी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा ही सुना था, और वो एक पल में ही सारे मामले की तह तक पहुंच गया था कि वो अच्छी तरह से अब्बास अफंदी की सीमा फितरत से आगाह था। छोड़े मुझे ज़र, मुझे इस शख्स को बता लेने दे कि मैं खुद को क्या समझती हूँ। इसे भी तो पता चले कि मैं इस तबके की कोई बदकुमाश हसीना नहीं हूँ, बल्कि अपने इलाके की शेरनी हूँ, जो खुद पर उठने वाले हाथ को जिस्म समेत चीर फाड़ कर भी सकती हूँ। अदर के बाजू में मचलती वो सच में ही कोई भी फिरी हुई शेरनी लग रही थी, जो एक पल के डर पर काबू पाकर दुश्मन पर झपटने को तैयार थी। दूसरी तरफ अब्बास अफंदी भी असीर दुराने के मजबूत मर्दाना बाजों की गिरफ्त में फरफरा कर रह गया था। इनसे कुछ फासले पर मौजूद लोग भी इस तरफ मतवज्जा होने लगे थे, जिनमें एक आध सहाफ़ी भी मौजूद था, जो किसी खबर की तलाश में ही सरगर्दा रहने वालों में से थे, मगर असीर दुराने की एक निगाह ही इनको अपने कैमरों का इस्तेमाल करने से रोक गई थी। अब्बास अफंदी
میرے خیال میں تم ابھی کوئی بھی اسکینڈل جھیلنے کی حالت میں نہیں ہو مسٹر، آپ لے جائیں انہیں۔ اسیر درانی نے آواز کو چھوڑتے جتاتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ وہ کندھے جھٹک کر ایک سلگتی ہوئی نظر علیحا پر ڈال کر تنفن کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے مڑتے ہی اسیر نے اظہر کو بھی وہاں سے جانے کی ہدایت کی تھی۔ علیحا بھی خود کو اظہر کے بازوؤں کے حلقے سے نکال کر واپس مڑ گئی تھی۔ اظہر بھی ایک خیر مقدمی مسکراہٹ اسیر کی طرف اچھالتا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ اسیر درانی کی پرسوچ نظروں نے دور تک علیحا کا تعاقب کیا تھا۔ اس کی نگاہیں کئی بار علیحا کی پشت پر جھولتے ادھکھلے بالوں میں اٹکی تھی۔ وہ اپنے آپ پر حیران ہو رہا تھا کہ وہ کیوں کر اپنی عادت کے برخلاف اس معاملے کے بیچ میں کودا تھا۔ اسے کبھی بھی پرائے مسئلوں میں الجھنے کی عادت نہ رہی تھی، مگر اس لڑکی کا طرز تخاطب اسے واقعتاً اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ اس نے جس انداز میں بنا کسی ڈر و خوف کے آباسہ فندی کو دھول چٹائی تھی، وہ اسیر درانی کو سچ میں متاثر کر گیا تھا، وگرنہ اس نے آج تک لڑکیوں کو ہمیشہ پروڈیوسر کے آگے جھکتے ہی دیکھا تھا۔ وہ واپسی کے لیے مڑا تو اس کے لبوں پر ایک جاندار مگر پراسرار سی مسکراہٹ تھی جو نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، اور اے درانی کی سوچ تک رسائی اتنی آسانی سے ناممکن نہ تھی۔ تو فرینڈز، امید ہے آپ کو آج کی قسط پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔